ओके बेटा, आज अपन शुरू करते हैं। पुष्पीय पादपों के आकार की पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। देखिए इसमें अपने मूल पढ़ लिया है जो पादप का एकमात्र भूमिगत भाग है। उसके बाद अपने तन्ने के बारे में पढ़ लिया है, तन्ने की संरचना, कार्य, रूपांतरण। कल अपने पत्ती के बारे में पढ़ा है। आज अपन शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम या इसको कहते हैं बेटा इनफ्लोरेसेंस। देखिए क्या होता है पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस। आपने पुष्पों को देखा होगा बेटा, पुष्प जो है पुष्पावली व्रंत से लगा रहता है। पुष्प जो है पुष्प का पुष्प व्रंत पुष्पावली व्रंत से लगा रहता है और पुष्पों के लगने के क्रम को ही पुष्प के पुष्पीय अक्ष पर लगने के क्रम को ही क्या कहेंगे, पुष्प क्रम कहेंगे। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, क्या लिखना बेटा, पुष्पों का पुष्पीय अक्ष पर लगने का क्रम क्या कहलाएगा, पुष्प क्रम कहलाएगा। देखिए पुष्पों का पुष्पीय अक्ष पर लगने का जो क्रम है वो बेटा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से पुष्प पुष्पीय अक्ष पर लगते हैं। वो किस आधार पर हैं, जो पुष्पीय अक्ष है बेटा इसकी लंबाई के आधार पर, पुष्पीय अक्ष की लंबाई के आधार पर पुष्प जो है पुष्प क्रम जो है दो प्रकार का होता है। देखिए पुष्प क्रम की लंबाई के आधार पर दो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है असीमाक्षी पुष्प, पहला है असीमाक्षी पुष्प क्रम, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। दूसरा प्रकार है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। नाम से ही सीधा ज्ञात हो रहा बेटा कि असीमाक्षी और ससीमाक्षी। देखिए ससीमाक्षी साइमोस इनफ्लोरेसेंस। देखिए बेटा असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है। असीमाक्षी अ तीन शब्दों से मिलकर बना बेटा सीम और अक्ष, ऐसा पुष्पक्रम। अ का मीन्स क्या होता है बेटा, एब्सेंट, या इसका मतलब है अनुपस्थित, या अपन कह सकते हैं कि नहीं। सीम का मीन्स सीमा और अक्ष का मतलब है इसको यहाँ पर पुष्पीय अक्ष। तो इस शब्द में ही इसकी डेफिनेशन दे रखी है। ऐसे पुष्पक्रम जिसका पुष्पीय अक्ष है उसकी लंबाई जो है असीमित होती है, अर्थात पुष्पीय अक्ष इसमें निरंतर वृद्धि करता रहता है। दूसरा इधर आ जाओ ससीम। स का मीन्स होता है बेटा, स का मीन्स है हाँ, यस, यानी उपस्थित, प्रेजेंट। सीम का मीन्स है कि सीमाएं, इस पुष्पीय अक्ष की सीमा जो है निश्चित होगी बेटा। अक्ष का मीन्स है पुष्पीय अक्ष। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पीय अक्ष की सीमाएं निश्चित होगी। पुष्पीय अक्ष की जो वृद्धि है, पुष्पीय अक्ष की लंबाई सीमित होकर निश्चित रहेगी। देखिए इसमें क्या है बेटा, किस प्रकार इसमें पुष्प लगेंगे और किस प्रकार पुष्पीय अक्ष वृद्धि करके सीमित होगा या निरंतर वृद्धि करता रहेगा। तो नेक्स्ट अपन इसके बारे में पढ़ते बेटा असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या होता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम। दूसरा है बेटा ससीमाक्षी पुष्पक्रम। देखिए बेटा पहली चीज में ध्यान रखना है, पुष्पीय अक्ष जो है, पुष्पीय अक्ष निरंतर वृद्धि करेगा, पुष्पीय अक्ष लगातार वृद्धि करेगा, उसी को कहेंगे। फिर असीमित वृद्धि है इसकी। दूसरी चीज तो ध्यान रखनी है आपको, इसमें पुष्प के लगने का क्रम है। पुष्प जो है बेटा
पुष्प कक्षीय होंगे बेटा। पुष्प कहाँ लगेगा? कक्ष में। देखिए ये पादप, ये इसको इस शाखा है, इस पर पुष्प के लगने का क्रम, पुष्प किधर लगेगा? इधर लगेगा बेटा, कक्ष में। शीर्ष पर पुष्प नहीं लगेगा। इस प्रकार ये क्या लगेंगे? पुष्प लगेंगे बेटा। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो पुष्प है बेटा, पुष्प के लगने का क्रम है वो तल्ला अग्राभिसारी क्रम होगा। पुष्पों के लगने का क्रम कौन सा होगा? अग्राभिसारी क्रम में पुष्प लगेंगे। पुष्प के लगने का जो क्रम है एक्रोपिटल, एक्रोपिटल क्रम में पुष्प लगेंगे। एक्रोपिटल यानी अग्राभिसारी पुष्प क्रम क्या होता है कि ऐसा क्रम, पुष्पों के पुष्पीय अक्ष पर लगने का ऐसा क्रम जिसमें पुराने पुष्प तल पर या नीचे की ओर हो और नए पुष्प ऊपर या शीर्ष की तरफ हो, यानी कि नए पुष्पों का निर्माण अग्रभाग की तरफ होता है और इसके शीर्ष पर कोई पुष्प नहीं बनता है। इसी कारण ये पुष्पीय अक्ष जो है लगातार वृद्धि करता रहता है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी इसमें। इधर आ जाओ, ससिमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्पीय अक्ष जो है, पुष्पीय अक्ष के शीर्ष पर एक पुष्प लग जाता है। पुष्पीय अक्ष के शीर्ष पर पुष्प निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होगा? पुष्प का निर्माण बनने से, पुष्प का निर्माण होने से पुष्पीय अक्ष की जो लंबाई है वह सीमित हो जाती है बेटा। पुष्पीय अक्ष की लंबाई, पुष्पीय अक्ष की लंबाई सीमित, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, इसमें जो पुष्प लगेंगे कहां लगेगा? शीर्षस्थ भी है और कक्षस्थ भी है। तो पुष्प जो है अक्षीय, पुष्प जो है कक्षस्थ व शीर्षस्थ होते हैं। तीसरी बड़ा चीज इसमें है कि पुष्पों के लगने का क्रम जो है, पुष्पों के पुष्पीय अक्ष पर लगने का क्रम इसमें तल्लाभिसारी क्रम होगा बेटा। पुष्पों के लगने का क्रम तल्लाभिसारी क्रम होगा। तल्लाभिसारी क्या होता है बेटा? बेसोपिटल। ये क्या होता है? इसमें देखिए बेटा, ये शाखा है, पुष्पीय अक्ष है। सबसे पहले इसके शीर्ष पर पुष्प लगता है, पहले शीर्ष पर पुष्प लगता है और पुष्प के जो लगने का क्रम है वह नीचे की तरफ होता है, तल की तरफ। यानी कि इसमें नए पुष्प जो हैं, नए पुष्प पुष्पीय अक्ष के नीचे या तल की तरफ बनेंगे। तो नीचे स्थित होते हैं बेटा नए पुष्प और शीर्ष पर स्थित होता है पुराना पुष्प। पुराना पुष्प शीर्ष पर और नीचे की तरफ नए पुष्प होते हैं। और सिमाक्षी में नए पुष्प शीर्ष की तरफ या ऊपर की तरफ और पुराने पुष्प नीचे या तल की तरफ, क्योंकि पहले पुराने पुष्प, पहले नीचे वाले पुष्प बनते हैं, ये पुराने पुष्प। समझ में आया? असिमाक्षी पुष्पक्रम और ससिमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये हो गया पुष्पक्रम। दूसरा अपने टॉपिक है पुष्प। पुष्प के बारे में देखिए बेटा, फ्लावर। आवर्तबीजी पादपों में जो फ्लावर है एक आकर्षक अंग है। आवर्तबीजी पादपों का पुष्प जो है बेटा एक आकर्षक संरचना है। दूसरा, पुष्प जो है आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक अंग भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुष्प जो है इसको रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, पुष्प जो है क्या है बेटा, इसको आवर्तबीजी पादप का, आवर्तबीजी पादपों का आकर्षी अंग या आकर्षक अंग है ये। दूसरी चीज, आवर्तबीजी पादपों का जो लैंगिक भाग है, लैंगिक अंग है, वो पुष्प है, क्योंकि आवर्तबीजी पादपों के जो लैंगिक जननांग है वो पादप के इसी भाग पुष्प में स्थित होते हैं। तीसरा जो है बेटा इसका, पुष्प जो है रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प रूपांतरित प्ररोह होता है, यानी कि प्ररोह के शीर्ष में उपस्थित विभज्योतक द्वारा ही
पुष्प का निर्माण होता है, यानी प्ररोह में रूपांतरण से ही पुष्प का निर्माण होता है, इसलिए इसे रूपांतरित प्ररोह कहते हैं, मॉडिफाइड शूट। देखिए पुष्प का निर्माण कैसे होता है, मैं बता देता हूं आपको जानकारी के लिए। पुष्प को रूपांतरित प्ररोह कहते हैं, क्यों है? जिस प्ररोह है बेटा, प्ररोह के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले विभज्योतक को क्या कहेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतक। प्ररोह के शीर्ष भाग पर पाए जाने वाले विभज्योतक को क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टम या शीर्ष विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक जो है बेटा, इसमें क्या होगा? हार्मोनल चेंजेज होगा बेटा, संरचनात्मक और हार्मोनल चेंजेज, संरचनात्मक और हार्मोनल परिवर्तन के द्वारा ये बेटा पुष्पीय विभज्योतक में बदलेगा। इसमें बदलेगा पुष्पीय विभज्योतक में। पुष्पीय विभज्योतक से फिर बेटा पुष्पीय आद्यक बनेगा। पुष्पीय आद्यक से पुष्प का निर्माण होता है। ये बेटा फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया, फ्लोरल प्राइमोर्डिया से पुष्प का विकास होता है। देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक में संरचनात्मक और हार्मोनल चेंजेस से पुष्पीय विभज्योतक बनता है। पुष्पीय विभज्योतक से पुष्पीय आद्यक कैसे बनता है? देखिए जो शीर्षस्थ विभज्योतक पर पाई जाने वाली पर्व और पर्व संधियां हैं, प्ररोह है, प्ररोह पर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं, तो पर्व और पर्व संधियों में क्या चेंजेस आता है? इनमें क्या होगा? इस विभज्योतक के सक्रिय होने से पर्व जो है, पर्व की लंबाई तो रुक जाएगी, लेकिन पर्व संधियों में स्थित कोशिकाओं में विभाजन चलता रहेगा, जिससे क्या होगा? पुष्पीय भागों का निर्माण होगा। पुष्पीय भागों के जो प्रारंभिक निर्माण की अवस्था है, उस संरचना को पुष्पीय आद्यक कहेंगे या फ्लोरल प्रीमोर्डिया कहेंगे। फिर इससे पुष्प का निर्माण होता है। इसी कारण पुष्प को क्या कहा है? एक रूपांतरित प्ररोह कहा है, क्योंकि पुष्प का निर्माण प्ररोह के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभज्योतक से होता है। नेक्स्ट जो है पुष्प के भाग। देखिए पुष्प की संरचना, यानी पुष्प का अनुदैर्ध्य काट है, तो पुष्प की संरचना कैसे दिखाई देगी? पुष्प के बारे में वैसे विस्तार से आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। पुष्प के संरचना में सहायक चक्र, आवश्यक चक्र, उनके बारे में विस्तार से। तो चलो पुष्प की संरचना में क्या होता बेटा? देखिए पुष्प का अनुदैर्ध्य काट काटे हैं, पुष्प का ऐसे खड़ी काटे तो वो संरचना कैसे दिखाई देगी? पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में पुष्प कैसा दिखेगा? ये है बेटा वर्तिकाग्र। ये क्या है? शीर्ष भाग वर्तिकाग्र। ये व्हाइट वाला जो मैंने बनाया उसके 3 भाग लिखा रहा हूं। शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, ये लंबी नलिका का संरचना ये कहलाती है वर्तिका, और वर्तिका नीचे गोलाकार जो भाग होता है ये कहलाता है अंडाशय। ये तीनों मिलकर बनाता है बेटा तीनों मिलकर बनाता है बेटा स्त्री केसर, या इसको अंडप भी कहते हैं। स्त्री केसर या अंडप, पिस्टिल। अब देखिए ये जो रेड संरचना में मैंने बनाया बेटा, ये है नर जननांग पुमंग। तो पुमंग में भी 3 चीजें हैं बेटा। ये जो है बेटा ये कहलाएगा परागकोश। दोनों परागकोश के बीच जो है एक परागकोश की जो दोनों पालियां हैं उनके बीच जो संरचना है बेटा, इसको कहते हैं योजी या कनेक्टिव। ये बेटा परागकोश या एंथर,
ये तंतुनुमा संरचना जो है इसको कहते हैं पुतंतु। पुतंतु फिलामेंट। और ये जो संरचना है ये मिलकर बनता बेटा, ये क्या है? ये क्या बेटा? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। ये पुंकेसर नर जननांग कहलाता है, यानी इसमें नर जननांग होते हैं। ये है बेटा स्त्री केसर, स्त्री जननांग। स्त्री केसर क्या है? स्त्री जननांग। तो बेटा अपने पुष्प के दो भागों के बारे में पढ़ा है, एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर। स्त्री केसर मादा जननांग या स्त्री जननांग है, पुंकेसर नर जननांग है। इसमें तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये मिलकर स्त्री केसर बनता है। आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। स्त्री केसर और अंडक और जो पुंकेसर हैं या स्त्री केसर और पुंकेसर हैं, ये पौधे के आवश्यक चक्र हैं। ये दोनों पौधे के आवश्यक चक्र का भाग हैं, यानी कि ये दोनों आवश्यक भाग हैं। क्यों भाग हैं? क्योंकि ये जनन के लिए आवश्यक हैं। ये जनन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अतः इन्हें आवश्यक चक्र या आवश्यक भाग कहते हैं। अब जो दो चीजें और इसमें दो भाग और हैं, जो जनन में पूर्णतः प्रत्यक्षतः भाग न लेकर जनन में सहायक होते हैं, उन्हें कहते हैं सहायक भाग, और दोनों भागों को मिलकर कहलाएगा सहायक चक्र। तो एक तो यह है बेटा, इन्हें कहते हैं बाह्य दलपुंज, ये भी सहायक भाग है। दूसरा भाग ये बेटा, इनको कहते हैं दलपुंज। अपन पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। ये दोनों पुष्प के सहायक चक्र का निर्माण करते हैं। तो ये पुष्प की संरचना का अनुदैर्ध्य काट है बेटा, इसको आपको समझना है। चार भाग होते हैं, सबसे बाहर बाह्य दल होता है, उसके भीतर दलपुंज होता है। ये दोनों भाग सहायक चक्र कहलाते हैं। तीसरा जो अंदर वाला भाग है पुंकेसर है, और सबसे भीतर की तरफ स्त्री केसर होता है। पुंकेसर और स्त्री केसर ये पुष्प के आवश्यक चक्र का निर्माण करते हैं। पुष्प की संरचना। अब देखिए, पुष्प की संरचना के बाद अपन पुष्प के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। इसे पुष्प में पुष्पीय भागों की संख्या, पुष्पीय भाग, पुष्प की समिति कैसी होती है, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे बेटा। हाँ, ये पुष्प की संरचना, इसका अनुदैर्ध्य काट है। इसके बाद बेटा अपने टॉपिक में आता है। देखिए, पुष्प के बारे में कुछ चार चीजें बेटा। एक पुष्प व्रंत क्या होता है, पुष्प व्रंत क्या होता है। दूसरा एक पुष्पासन क्या है, इनके बारे में आप समझिए। थैलेमस, ये बेटा पेडंकल, और पुष्प, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है बेटा। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। देखिए बेटा, पुष्प व्रंत क्या होता है। पुष्प व्रंत एक व्रंतनुमा संरचना है, जिससे पुष्प मुख्य अक्ष या पुष्पावली व्रंत से लगता है। तो पुष्प व्रंत क्या है? पुष्प व्रंत बेटा व्रंतनुमा, पुष्प का ही भाग है। व्रंतनुमा संरचना जो किसको किससे जोड़ती है? व्रंतनुमा संरचना जो पुष्प को पुष्पावली व्रंत से जोड़ती है। पुष्प को पुष्पावली व्रंत से जोड़ती है। पुष्पासन क्या बेटा? पुष्प व्रंत का ही फूला हुआ भाग है। पुष्प व्रंत जब फूल जाता है उसे पुष्पासन कहते हैं बेटा। पुष्प व्रंत का ऊपरी फूला हुआ भाग, ऊपरी फूला हुआ भाग जिस पर पुष्प आश्रित होता है, पुष्प व्रंत का ऊपरी फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। एक लिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जिसमें एक ही प्रकार की जननांग पाया जाता है। एक ही प्रकार का जनन संरचना, एक ही प्रकार की जनन संरचना। यानी जनन संरचना कौन कौन सी लगाई थी? या तो पुंकेसर होती हैं,
या स्त्री केसर, या तो पुंकेसर हैं या स्त्री केसर, दोनों में से एक ही जनन संरचना उपस्थित हो तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। इसका उदाहरण में है बड़ा एक लिंगी पुष्प, जैसे मक्का है एक लिंगी पुष्प होता है, पपीता है ये भी कैसा पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। इन पुष्पों में नर जननांग या मादा जननांग में से एक ही प्रकार का जननांग होता है, यानी कि नर पुष्प और मादा पुष्प इसमें अलग अलग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प, इसमें दोनों जननांग एक ही पुष्प में है, दोनों जननांग एक ही पुष्प में स्थित, दोनों जननांग एक ही पुष्प में स्थित, दोनों जननांग एक ही पुष्प में स्थित बड़ा। इसके एग्जाम्पल है बड़ा, ये होता है गुड़हल में, गुड़हल द्विलिंगी पुष्प है, गुलाब द्विलिंगी पुष्प है, धतूरा ये भी द्विलिंगी पुष्प है। तो पुष्पबंध, पुष्पासन और एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बड़ा पुष्प में या पुष्प की सममिति, पुष्प की सममिति। देखिए समिति की सदाप होगी, यानी पुष्प जो है पुष्प की सममिति। देखिए सममिति क्या होता है, सिमेट्री अपने पढ़ा है, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा बेटा, प्राणियों में सममिति वो थी 3 प्रकार की, एक व्यास समित, द्विपार्श्व समित और असमिति, और ये समिति ये पढ़ी थी। पुष्प में जो समिति है बेटा, पुष्प की समिति क्या होती है कि पुष्प को बराबर भागों में बांटना या पुष्प को समान भागों में बांटना। कितने प्रकार से अपन पुष्प को बराबर भागों में बांट सकते हैं, कितने अक्ष से होकर अपन उसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो पुष्प की समिति में आपको याद रखना है, पुष्प को समान भागों में, 2 समान भागों में बांटना, पुष्प को 2 समान भागों में बांटना सममिति कहलाती है। ये जो समिति होती है बेटा, पुष्प की समिति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है बेटा त्रिज्या सममित, त्रिज्या सममित, इसको लिखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा है एक व्यास सममित, एक व्यास सममिति, एक व्यास सममित पुष्प, इसको लिखते हैं बेटा जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। तीसरा है असममिति, असममित पुष्प, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। देखिए बेटा क्या होता है, त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित और असममिति। पुष्प की समिति पढ़ रहे हैं, यानी त्रिज्या सममिति पुष्प कौन से होंगे, ऐसे पुष्प जिनको ऊर्ध्व तल से, ऐसे पुष्प जिनको ऊर्ध्व तल से 2 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने भी प्रकार से बांट सकते हैं, यानी किसी भी ऊर्ध्व तल से अपन पुष्प को काटे तो 2 बराबर भागों में बट जावे, ऐसे पुष्प को कहेंगे त्रिज्या सममिति। यानी इस प्रकार के पुष्प को किसी भी ऊर्ध्व तल से काटने पर, किसी भी तल से, ऊर्ध्व तल से काटने पर 2 बराबर भागों में बढ़ सकता है। तो इसको लिखेंगे ऊर्ध्व तल से, किसी भी ऊर्ध्व तल से, किसी भी ऊर्ध्व तल से काटने पर 2 समान भागों में बंटना, ये कहलाएगी बेटा सममिति। कौन सी, त्रिज्या सममिति। जैसे ऐसा पुष्प है बेटा, अब इसको अपन 2 बराबर भागों में बांटे तो ऊर्ध्व तल से, ऊर्ध्व
तल से कैसे भी काटे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाए, उसे कहेंगे त्रिज्या सममिति पुष्प। त्रिज्या सममिति पुष्प। इसके उदाहरण ध्यान रखने, कौन कौन से पुष्प हैं जो त्रिज्या सममित है? सरसों, मिर्च, धतूरा, ये जो पुष्प है बेटा, इन पुष्पों में कौन सी समिति पाई जाती है? त्रिज्या सममित। दूसरा है एक व्यास समित। एक व्यास समित, एक व्यास समित में क्या होता है? ऐसे पुष्प जिसको एक ही ऊर्ध्वाधर तल से, अपने एक ही तल से काटे तो उसको दो बराबर भागों में वह बंट सकता है, उसे कहेंगे एक व्यास समित। तो पुष्प को एक ही ऊर्ध्वाधर तल से, एक ही ऊर्ध्वाधर तल या अक्ष से अपन क्या कर सकते हैं? दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसे पुष्प को एक व्यास समित कहेंगे। इस प्रकार की जो समिति बेटा किसमें पाई जाती है? तो इसके उदाहरण है सेम, सेव नहीं, सेम, मटर, अमलतास, ये जो पुष्प है बेटा, इनके पुष्पों में एक व्यास समिति पाई जाती है। नेक्स्ट असमिति। असमिति, इस प्रकार के पुष्प को किसी भी प्रकार के ऊर्ध्वाधर तल से, किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से अपन काटे तो दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है। तो किसी भी तल से दो समान भागों में ये नहीं बटेगा, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। इससे बेटा कहेंगे, इसका जो एग्जाम्पल है इसका है केना। तो चलो समझ में आई आपके पुष्प की सममिति। पुष्प को किसी भी तल से दो बराबर भागों में बांटना सममिति कहलाती है। तीन प्रकार की होती है, त्रिज्या सममिति, एक व्यास सममिति और असममिति। त्रिज्या सममिति ऐसे पुष्प जिनको किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसका उदाहरण है मिर्च, धतूरा, सरसों। दूसरा एक व्यास समित, ऐसे पुष्प जिनको एक ही ऊर्ध्वाधर तल से अपन दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो उसका उदाहरण है मटर, सेम, अमलतास। और तीसरा अपने पढ़ा है असममिति पुष्प, ऐसे पुष्प जिनको अपन किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उन्हें कहेंगे असममित पुष्प। केना इसका उदाहरण है। ये अपने पढ़ लिया पुष्प की समिति। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा पुष्पीय भागों की संख्या। पुष्पीय भागों की संख्या, पुष्पीय भाग मैंने बताई थे कौन कौन से होते हैं। पुष्पीय भाग चार हैं बेटा, कौन कौन से? सबसे बाहरी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये अब इन भागों की संख्या, इन भागों की संख्या के आधार पर अपन हाँ पुष्पीय भागों की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पुष्पीय भागों की संख्या। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पुष्पीय भागों की स्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। देखिए पुष्पीय भागों की संख्या, देखिए पुष्पीय भागों की संख्या के जो आधार पर हैं, पुष्प चार प्रकार के होते हैं बेटा। पहला पुष्प है द्वितयी पुष्प, बाइमेरस, द्वितयी, द्वितयी पुष्प, यानी इसको लिखते हैं बेटा बाइमेरस फ्लावर। द्वितयी पुष्प क्या होता है बेटा? द्वितयी पुष्प का मतलब क्या होगा? द्वि का मीन्स दो। इस प्रकार के पुष्प में पुष्पीय जो भाग हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तो इस प्रकार के पुष्प में पुष्पीय भाग या तो दो होंगे या दो के गुणज में होंगे, जैसे 2, 4, 2, 4, 6। तो इसमें पुष्पीय भाग जो हैं दो या दो के गुणज में। तो पुष्पीय जो भाग हैं, पुष्पीय भाग कौन कौन से हैं? बाह्यदल,
दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, अंडक। वो कैसे होंगे, कितने होंगे? या तो दो होंगे, दो या दो के गुणज में, दो या दो के गुणज में होंगे। तो इस प्रकार का पुष्प द्वितीय है। इसका उदाहरण है बेटा, इसका उदाहरण है तुलसी। तुलसी का जो पादप है, तुलसी का जो पादप है बेटा, वो द्वितीय पुष्प है। दूसरा जो प्रकार है पुष्प भागों की संख्या के आधार पर तृतीय पुष्प। तृतीय पुष्प ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राइमेरस क्या होता है फ्लावर? वही बेटा, इसमें पुष्पीय भागों की संख्या, पुष्पीय जो भाग हैं उनकी जो संख्या है वो या तो 3 होगी, 3 या 3 के गुणज में, 3 या इसके गुणज में। इसके उदाहरण बेटा ये होगा बेटा प्याज में। प्याज में तृतीय प्रकार के पुष्प होते हैं। तीसरा है बेटा चतुर्थी पुष्प। चतुर्थी पुष्प या इसको लिखते हैं टेट्रामेरस। टेट्रामेरस फ्लावर। इसमें पुष्पीय भाग 4 या 4 के गुणज में, पुष्पीय भागों की जो संख्या है 4 या इसके गुणज में होती हैं। ये बेटा इसका उदाहरण है ब्रेसिकेसी। सरसों जो है, सरसों के फ्लावर में पुष्पीय भाग 4 या 4 के गुणज में होती हैं। फिर लास्ट बेटा पंचतई। पंचतई पुष्प पेंटामेरस। 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 पंचतई या अपन पढ़ रहे पेंटामेरस पुष्प। देखिए पेंटामेरस में इस प्रकार के पुष्प में पुष्पीय भागों की जो संख्या है वह कितनी होगी? 5 पुष्पीय भाग जो है बेटा 5 या इसके गुणज में होगा। तो इसका उदाहरण है, इसके उदाहरण में आपको याद रखना है पेंटामेरस में सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल के पुष्प में पुष्पीय भाग पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्यदल, पुंज, बाह्यदल और दल की संख्या 5 या 5 के गुणज में होती है। दूसरा उदाहरण है मकई। तो ठीक है, ये अपने पढ़ रहे पुष्पीय भागों की संख्या। संख्या बड़ा पुष्पीय भागों की संख्या कर देना इसको, पुष्पीय भागों की संख्या। तो पुष्पीय भागों की संख्या आपने पढ़ी है 5, 2 या 2 के गुणज में तो द्वितीय, 3 या 3 के गुणज में तो तृतीय, 4 या 4 के गुणज में तो चतुर्थी, 5 या 5 के गुणज में तो पंचतई। इनके नाम याद रखना द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचतई। बाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर। पुष्पीय भाग कौन से हैं? ये 4 पुष्पीय भाग हैं। तो ये अपने पुष्पीय भागों की संख्या पढ़िए। अब इसके बाद अपना टॉपिक आएगा पुष्पीय भागों की पुष्प में स्थिति। पुष्पीय भागों की पुष्प में स्थिति। देखिए पुष्पीय भागों की जो स्थिति है बेटा, पुष्पीय भागों की स्थिति, पुष्पीय जो भाग है बेटा जायांग, उमंग, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बाह्यदल पुंज और दलपुंज। तो पुष्पीय भागों की स्थिति जो है बेटा किस प्रकार होती है, उसके आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे बेटा। इससे पहले जो अपने पढ़ा है वो था पुष्पीय भागों की संख्या था, उसको संख्या कर लेना अगर यदि किसी ने स्थिति लिखा है तो। पुष्पीय भागों की स्थिति देखिए क्या होता है। पुष्पीय जो भाग है बेटा, पुष्पीय भागों की जो स्थिति है, पुष्पीय भाग कौन कौन से हैं? बाह्यदल, दल, उमंग और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो पुष्पीय भागों की जो स्थिति है, पुष्पीय भाग का जो स्त्री जननांग है जायांग। पुष्पीय भागों की स्थिति जायांग के अनुसार बदलती रहती है। कुछ ऐसे पुष्पीय होते हैं, ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें जायांग नीचे स्थित होते हैं और दूसरे पुष्पीय भाग उसके ऊपर या सुपीरियर स्थित होते हैं। कुछ पुष्पों में जायांग और दूसरे पुष्पीय भाग पैरेलल स्थित होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें जायांग सबसे ऊपर स्थित होता है और अन्य पुष्पीय भाग जायांग के नीचे से निकलते हैं। तो इस प्रकार जायांग के अनुसार पुष्पीय भागों की स्थिति बदलती रहती है। इससे संबंध में ये 3 प्रकार का होता है। तो क्या लिखोगे बेटा? पुष्पीय भागों की जो स्थिति है, पुष्पीय भागों की
स्थिति जायांग के अनुसार बदलती रहती हैं, जायांग के अनुसार बदलती हैं। उस आधार पर, इस आधार पर जो पुष्प हैं, जायांग की स्थिति के आधार पर पुष्प भागों की स्थिति बदलने के आधार पर पुष्प तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। तो पहला है अधो जायांगी, अधो जायांगी पुष्प, अधो जायांगी पुष्प, इसको कहते हैं बेटा हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर। देखिए अधो जायांगी पुष्प क्या होता है बेटा? अधो जायांगी मीन्स ऐसा पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें पुष्पीय भाग जो है वो जायांग के नीचे स्थित होंगे। हाइपो यानी नीचे, अधो यानी नीचे। तो ऐसे पुष्पीय भाग, ऐसे पुष्प जिसमें पुष्पीय भाग जायांग के नीचे स्थित होंगे, अतः इसमें क्या होता है? जायांग सबसे ऊपर स्थित होगा। देखिए बेटा कैसे, ये जायांग है, ये सबसे ऊपर स्थित होगा। और पुष्प के दूसरे जो भाग है बेटा, पुष्प के दूसरे भाग पुंकेसर हैं, दल हैं, दिख रहा है ये बाह्य दल है। तो इस स्थिति में जायांग कहां स्थित है? सबसे ऊपर स्थित है। ये है बेटा क्या है? स्त्री केसर, स्त्री केसर, एक स्त्री केसर बनाए। जायांग किसे कहेंगे? जायांग क्या? स्त्री केसरों का समूह जायांग कहलाता है। तो इसमें स्त्री केसर ऊपर स्थित है और पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के अन्य भाग उनके सर बाह्य दल और दल, बाह्य दल, दल और उनके सर, ये जो है बेटा ये सबसे ऊपर स्थित हैं और ये तीनों भाग जो हैं जायांग के नीचे स्थित हैं। ये तीनों भाग जायांग के नीचे स्थित हैं। तो इस प्रकार का पुष्प क्या कहलाएगा? अधो जायांगी। अब देखिए इसमें जो अंडाशय है बेटा, ये अंडाशय जो है पुष्प के अन्य भागों से ऊपर है या नीचे? ये भी ऊपर है। तो इस प्रकार के अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहते हैं। क्या कहेंगे इस अंडाशय को? तो इसमें क्या लिखना बेटा? पहली चीज लिखनी है कि पुष्पीय भाग, पुष्पीय भाग कौन कौन से? ये तीन भाग बेटा जायांग के नीचे स्थित, जायांग के नीचे स्थित। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें जो अंडाशय होगा, अंडाशय कैसा होगा? अंडाशय ऊपर स्थित है, अन्य भागों से ऊपर है, तो अंडाशय सुपीरियर होगा, या इसको कहते हैं ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर प्रकार का अंडाशय होगा। समझ में आया आपके? अधो जायांगी पुष्प, अधो जायांगी पुष्प, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है। अब इसके उदाहरण की बात कर लें तो ये प्रकार, इस प्रकार का जब पुष्प है सरसों, गुड़हल, ये एग्जाम्पल इसके बेटा। ठीक है, सरसों, गुड़हल आदि में अधो जायांगी प्रकार का पुष्प पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरे प्रकार का जो पुष्प है, पुष्पीय भागों की स्थिति के आधार पर अधि जायांगी, सॉरी परिजायांगी। दूसरा पढ़ते अपन पहले परिजायांगी पुष्प, पेरी गाइनस फ्लावर। देखिए परिजायांगी पुष्प में क्या होता है? इस प्रकार के पुष्प में क्या होगा? देखिए ये अंडाशय है, इस तरीके से बनाया मैंने। इसमें क्या होता है कि पुष्पासन जो है बड़ा, पुष्पासन जो है वो बड़ा होकर या फूल कर बड़ा हो जाता है। पुष्पासन बड़ा होकर अंडाशय को चारों ओर से घेर लेता है और इस पुष्पासन पर पुष्प के अन्य भाग स्थित होते हैं। इसी पर होता है ये पुंकेसर और इसी पर होता है बेटा बाह्य दल और दल। ये पुष्पी जो भाग है बेटा बाह्य दल कहां होंगे? यहाँ। तो पुष्प, इसमें क्या लिखना है? ये है बेटा पुष्पासन, जिस पर पुष्प स्थित होता है, पुष्प आश्रित होता है, पुष्पासन। और ये बेटा स्त्री केसर या अंडप, अंडपों का समूह जो है वही जायांग कहलाएगा बेटा। तो इसमें क्या होता है? अंडाशय को घेरे हुए पुष्पासन होता है और पुष्पासन के शीर्ष से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं, इसे कहेंगे परिजायांगी। तो इसमें क्या लिखना बेटा? पुष्पासन
अंडाशय को चारों ओर से घेर लेता है। पुष्पासन जो है अंडाशय को घेर कर, अंडाशय को अंडाशय को घेर लेता है। और दूसरा, इसी पुष्पासन के शीर्ष से, पुष्पासन से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं। पुष्प के अन्य भाग कौन से हैं? अंडाशय के अलावा जो भाग है, तीनों भाग वो निकलते हैं या स्थित होते हैं। इस प्रकार का जो अंडाशय है बेटा, अब अंडाशय कैसा कहलाएगा? अंडाशय सुपीरियर नहीं है, अंडाशय सबसे ऊपर नहीं है, तो इस प्रकार का अंडाशय कहलाएगा अर्ध अधोवर्ती या अर्ध उदारवर्ती। दोनों चीजें लिखते हैं बेटा, अर्ध अधोवर्ती या अर्ध उदरवर्ती अंडाशय कहलाएगा। परिजायांगी अंडाशय, ऐसा अंडाशय जिसको चारों ओर से कौन घेर रहता है? पुष्पासन घेरे रहता है। इसका उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण बेटा गुलाब, बेर, आड़ू, ठीक है। इन पौधों के पुष्प में परिजायांगिता पाई जाती है। तीन चीजें ध्यान रखनी है बेटा, पुष्प जायांग कहां स्थित होता है, पुष्प के अन्य भाग कहां होते हैं, और उसमें अंडाशय किस प्रकार का होता है। तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार जो जायांग की स्थिति के आधार पर पुष्प है, वो है अधिजायांगी, अधिजायांगी पुष्प, अधिजायांगी पुष्प। एपीगाइनस, एपीगाइनस पुष्प में क्या होगा? एपीगाइनस पुष्प में क्या होगा बेटा? देखिए इसमें क्या है, एपीगाइनस, एपी मींस ऊपर, एपी यानी ऊपर, अधिजायांगी, तो इसमें क्या होगा? अन्य पुष्प भाग जायांग के ऊपर स्थित होंगे। अन्य पुष्प भाग कहां होंगे? तो ये मैं बना रहा हूं बेटा अंडाशय, पुंकेसर वगैरह कहां होंगे, स्थित होंगे बेटा? ये पुंकेसर है और क्या है? ये स्त्री केसर दल है। तो इसमें क्या याद रखना बेटा? ये तीन चीजें रिपीट करनी है बार बार। इसमें जो पुष्प अंडाशय जो है, अंडाशय या जायांग जो है बेटा, जायांग कहां स्थित होगा? जायांग के अलावा पुष्पीय भाग है वो जायांग के ऊपर होंगे, तो जायांग कहां स्थित होगा? जायांग अन्य पुष्पीय भागों के नीचे। जायांग जो है अन्य पुष्पीय भागों के नीचे, अन्य पुष्पीय भागों के सबसे तल में स्थित होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो अंडाशय है, अंडाशय कैसा होगा? अंडाशय पुष्पीय भागों के सबसे नीचे स्थित है, तो इस अंडाशय को कहेंगे अधोवर्ती अंडाशय। क्या कहेंगे? अधोवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती या अंडाशय। इसको लिखते हैं बेटा इंफीरियर। इंफीरियर प्रकार का अंडाशय होता है, इसमें हाफ इंफीरियर प्रकार का अंडाशय है, और उदरवर्ती अंडाशय लिखा था, उसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा सुपीरियर अंडाशय। क्या लिखते हैं? सुपीरियर अंडाशय, अंडाशय उदरवर्ती सुपीरियर, ठीक है, लिखा हुआ है। तो बेटा इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है, क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? अधिजायांगता का उदाहरण है बेटा सूरजमुखी। सूरजमुखी में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक बिंब पुष्पक होता है और एक अर पुष्पक होता है। सूरजमुखी के जो अर पुष्पक हैं, सूरजमुखी के अर पुष्पक जो हैं, किसका उदाहरण है? अधिजायांगी पुष्प का उदाहरण है। तो ये अपने पढ़ लिया बेटा, पुष्प की संख्या पढ़ी पहले, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचतीय, फिर पुष्पीय भागों की स्थिति के आधार पर पुष्पीय भाग, अंडाशय की स्थिति, प्रत्येक पुष्पीय भागों की स्थिति अंडाशय के अनुसार बदलती रहती हैं। उसके आधार पर ये तीन प्रकार के अपने पुष्प के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पुष्प की जो नेक्स्ट संरचना है उनके बारे में।